विश्व की पहली यूनिवर्सिटी यूरोप में नहीं बनी थी, भारत में थी। ये यूनिवर्सिटी जीसस क्राइस्ट से भी सैकड़ों सालों पहले से चली आ रही थी। गौतम बुद्ध से भी पहले इसकी नींव रखी जा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं तक्षशिला की, जहां की दीवारों से मंत्र गूंजते थे, जहां की गलियों में दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग चलते थे। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान एक तपस्या थी। जब हम दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों की बात करते हैं, तो अक्सर जहन में यूरोप का नाम आता है। लेकिन सच तो ये है कि जब ऑक्सफोर्ड की नींव भी नहीं रखी गई थी, उससे हजारों साल पहले भारत में एक ऐसा ज्ञान का महासागर था, जहां 10,000 से भी ज्यादा छात्र पढ़ते थे। ये है तक्षशिला, एक ऐसा केंद्र जिसने दुनिया को चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ दिए, पाणिनि जैसे व्याकरण का जनक दिया और जीवक जैसा महान आयुर्वेद विशेषज्ञ। आखिर क्या है तक्षशिला का इतिहास? कहते हैं कि इसकी जड़ें रामायण के राजा भरत और ऋषि अंगिरस से भी जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग इसे बौद्ध केंद्र मानते हैं, पर यहाँ के पत्थर बुद्ध के जन्म से भी हजारों साल पुरानी कहानी चीख चीख कर कह रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम उस सच को खोजेंगे जिसे समय की धूल ने छिपा दिया है। खानपुर की गुफाओं से लेकर बख्शाली के गणित तक आज खुलेगी तक्षशिला की फाइल। तक्षशिला का इतिहास केवल ईंटों और पत्थरों का नहीं है, बल्कि ये जुड़ा है त्रेता युग के उस गौरवशाली काल से, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के छोटे भाई राजा भरत ने इस क्षेत्र को जीता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भरत ने अपने दो पुत्रों तक्ष और पुष्कल के लिए दो नगरों की स्थापना की थी। तक्ष के नाम पर बना तक्षशिला और पुष्कल के नाम पर बना पुष्कलावती। तक्षशिला का शाब्दिक अर्थ है तराशे गए पत्थरों का शहर। लेकिन यहां सिर्फ पत्थर नहीं तराशे गए थे, यहां दुनिया की सबसे प्रखर बुद्धियों को तराशा गया था। और ये बौद्धिक निर्माण के पीछे सबसे बड़ा हाथ था ऋषि अंगिरस के वंश और उनकी शिक्षाओं का। ऋषि अंगिरस, जिन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र और अथर्व वेद का दृष्टा माना जाता है। कुछ लोग उन्हें प्राचीन भारत का प्रथम वैज्ञानिक मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही अग्नि के नियंत्रण और उसके विभिन्न रूपों की खोज की थी। उन्होंने ही सिखाया कि कैसे अग्नि का उपयोग करके औषधियां और धातुएं यानी मेटल्स तैयार किए जा सकते हैं। अंगिरस के नवाचार यानी इनोवेशंस अद्भुत थे। उन्होंने धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी की नींव रखी और आयुर्वेद के उस हिस्से को विकसित किया जिसे अथर्ववेद में तंत्र मंत्र के साथ साथ गंभीर चिकित्सा विज्ञान के रूप में दर्ज किया गया है। तक्षशिला उन्हीं के ज्ञान की प्रयोगशाला थी, जहां दुनिया ने पहली बार रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री और शस्त्र निर्माण के गुर सीखे। आगे चलकर यही तक्षशिला एक मशहूर बौद्ध केंद्र बना। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक बौद्ध विहार समझते हैं, लेकिन पुरातात्विक खुदाई यानी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस कुछ और ही कहानी कहते हैं। तक्षशिला के भीड़ टीला इलाके के सबसे पुराने स्तरों से मिले अवशेष ये साबित करते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म के सदियों पहले यहाँ एक सुव्यवस्थित सभ्यता और जीवन शैली मौजूद थी। यहाँ वेद, वेदांत, अष्टदश विद्याएं और युद्ध कला की शिक्षा दी जाती थी। ये वो समय था जब तक्षशिला की ख्याति सुनकर मगध से लेकर सुदूर ईरान तक के राजकुमार यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए आते थे। ये बुद्ध के समय तक आते आते एक परिपक्व यानी मैच्योर विश्वविद्यालय बन चुका था। तक्षशिला की खोज आधुनिक युग की सबसे रोमांचक पुरातात्विक घटनाओं में से एक थी। 1863 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन खंडहरों की पहचान की, लेकिन असल में इसे दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है सर जॉन मार्शल को। उनकी खुदाई ने एक चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया। तक्षशिला कोई एक शहर नहीं था, बल्कि यहां एक के ऊपर एक 3 अलग अलग शहर बसे थे। सबसे पहले आता है भीड़ टीला, जिसे भीर माउंट कहा जाता है। यह तक्षशिला का सबसे प्राचीन शहरी हिस्सा है, जो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। यहाँ की गलियां तंग और टेढ़ी मेढ़ी थीं, जो एक पुराने भारतीय शहर की याद दिलाती हैं। यहाँ मौर्य साम्राज्य और हखामनी यानी अकमेडियन प्रभाव के निशान मिलते हैं। ये वही जगह है जहां शायद चाणक्य ने अपनी कूटनीति के बीज बोए थे। समय बदलता है और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इंडो ग्रीक राजाओं का बसाया सिरकप ये शहर बिल्कुल अलग था। इसे एक आधुनिक ग्रिड सिस्टम पर बनाया गया था, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी राइट एंगल पर काटती थीं। यहां आपको यूनानी देवताओं के मंदिर और बौद्ध स्तूप एक साथ मिलते हैं, जो एक अद्भुत सांस्कृतिक मिलन का प्रमाण है। और अंत में आया सिरसुख, जिसे कुषाण राजाओं ने बसाया था। इसकी दीवारें इतनी मोटी और मजबूत थीं कि वो मध्य एशिया के आक्रमणों को रोक सकें। ये तक्षशिला का अंतिम महान शहरी चरण था। लेकिन
तक्षशिला की कहानी इन सारी संरचनाओं और इस यूनिवर्सिटी से भी बहुत पीछे जाती है। पास ही स्थित खानपुर गुफा में खुदाई के दौरान ऐसे सूक्ष्म पत्थर और औजार मिले हैं जो मेसोलिथिक यानी स्टोन एज काल के हैं। यानी बुद्ध, मौर्य और ग्रीक राजाओं से हजारों साल पहले भी यहाँ इंसान रह रहे थे। ये भूमि आदिकाल से ही सभ्यता का पालन कर रही थी। इन शहरों की मजबूत दीवारों के बीच केवल राजा नहीं रहते थे, बल्कि यहाँ दुनिया का सबसे उन्नत विज्ञान पनप रहा था। एक ऐसा विज्ञान जिसने शून्य को आकार दिया। चलिए अब रुक करते हैं उस रहस्यमयी पांडुलिपि की ओर जिसने गणित का इतिहास बदल दिया था। साल 1881 पेशावर के पास बख्शाली गांव में एक किसान अपना खेत खोद रहा था। उसे क्या पता था कि उसके फावड़े से टकराया हुआ वो मिट्टी का बर्तन गणित के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। इस बर्तन के अंदर से मिली बख्शाली पांडुलिपि। तक्षशिला से मात्र 80 किलोमीटर दूर मिली ये धरोहर असल में उसी महान शिक्षा पद्धति का हिस्सा थी जिसने दुनिया को गिनना सिखाया था। भोजपत्र पर लिखी गई इस पांडुलिपि को जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कार्बन डेटिंग के जरिए परखा तो अनेक ऐसी जानकारियां मिली जिसने दुनिया को अचंभित कर दिया। बख्शली मनुस्क्रिप्ट का काफी सारा हिस्सा नष्ट हो चुका था, लेकिन जितना प्राप्त हुआ उसमें भी बहुत कुछ था। इसमें शून्य का सबसे पुराना लिखित प्रमाण मौजूद था। यहां शून्य को दर्शाने के लिए एक बिंदु का इस्तेमाल किया गया था। यह प्रमाण है कि भारत में गणित का स्तर उस समय कितना उन्नत था जब दुनिया के बाकी हिस्से साधारण गिनती के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। यह केवल शून्य की बात नहीं थी। इस पांडुलिपि के विभिन्न हिस्सों में फ्रैक्शंस, वर्गमूल और जटिल बीज गणित यानी अलजेब्रा के ऐसे सूत्र थे जो आज के इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाए जाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि तक्षशिला के आचार्य केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रहे थे, बल्कि वो ब्रह्मांड के रहस्यों को गणित के सूत्रों में बांधना जानते थे। तक्षशिला का पाठ्यक्रम यानी करिकुलम इतना विशाल था कि यहाँ 60 से अधिक विषयों की पढ़ाई की जाती थी। चिकित्सा विज्ञान यानी आयुर्वेद से लेकर खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी तक और राजनीति से लेकर युद्ध कला, वॉरफेयर तक यहाँ छात्र केवल पढ़ते नहीं थे, ये शोध यानी रिसर्च करते थे। आचार्य केवल शिक्षक नहीं बल्कि साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक थे। यही वो बौद्धिक माहौल था जिसने चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री और पाणिनि जैसे भाषा वैज्ञानिकों को जन्म दिया। लेकिन ये महान लोग कौन थे और इन्होंने कैसे तक्षशिला का नाम अमर कर दिया? चलिए मिलते हैं उन दिग्गजों से। सोचिए, आप तक्षशिला की इन्हीं गलियों में टहल रहे हैं और आपके सामने एक साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण गुजरता है जिसकी आंखों में पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का सपना है। वो कोई और नहीं, आचार्य चाणक्य थे। इसी भूमि पर बैठकर उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, एक ऐसा ग्रंथ जो आज भी दुनिया भर के मैनेजमेंट और राजनीति के छात्रों के लिए बाइबल माना जाता है। चाणक्य केवल एक शिक्षक नहीं थे, वो एक किंग मेकर थे। उन्होंने तक्षशिला के इसी बौद्धिक माहौल में चंद्रगुप्त मौर्य को तराशा और मगध के अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने की रणनीति तैयार की। तक्षशिला की सबसे बड़ी ताकत यही थी, यहां केवल थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती थी, यहां साम्राज्य बनाने और चलाने का व्यावहारिक ज्ञान भी उपज रहा था। ज्ञान का यह केंद्र केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। यहीं से निकले ऋषि पाणिनि, जिन्हें भाषा विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। उन्होंने संस्कृत व्याकरण को अष्टाध्यायी के रूप में एक वैज्ञानिक ढांचा दिया। पाणिनि ने सहस्त्राब्दियों पुरानी भाषा संस्कृत को एक फॉर्मूले में बांधकर यह साबित कर दिया कि भाषा भी कुछ निश्चित नियमों का अनुसरण करती है। इसको गणित की तरह ही फॉर्मूले में बांधा जा सकता है। आज के कंप्यूटर वैज्ञानिक मानते हैं कि पाणिनि के सूत्र आधुनिक कोडिंग और एल्गोरिदम की नींव की तरह हैं। क्या यह अद्भुत नहीं है कि हजारों साल पहले इसी तक्षशिला में भाषा को इतना वैज्ञानिक बनाया जा चुका था? और जब बात चिकित्सा की जाती है तो तक्षशिला का नाम जीवक के बिना अधूरा है। मगध के सम्राट बिंबिसार के राजवैद्य और स्वयं भगवान बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक ने तक्षशिला में 7 वर्षों तक आयुर्वेद का कठिन अभ्यास किया था। जीवक ने तक्षशिला में 7 वर्षों तक आयुर्वेद का कठिन अभ्यास किया था। कहा जाता है कि उनके गुरु ने उनसे कहा था, जाओ और तक्षशिला के 4 कोस के दायरे में ऐसी वनस्पति ढूंढो जिसका कोई औषधीय गुण ना हो। जीवक खाली हाथ लौटे क्योंकि यहां की हर घास, हर जड़ में दवा छिपी थी। चाणक्य की नीति, पाणिनि की भाषा और जीवक की चिकित्सा, इन महान प्रतिभाओं ने तक्षशिला को केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि विश्व गुरु बना दिया। समय के साथ इस भारतीय ज्ञान केंद्र पर विदेशी संस्कृतियों की छाप भी पड़ने लगी। चलिए अब देखते हैं तक्षशिला का वो दौर जहां पूर्व और पश्चिम का अद्भुत मिलन हुआ। तक्षशिला केवल ज्ञान का टापू नहीं था, बल्कि यह पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल था।
महान सिल्क रूट पर स्थित होने के कारण यहाँ केवल व्यापारी नहीं, बल्कि नई संस्कृतियां और विचार भी आते थे। मौर्य काल के बाद जब वहां यूनानी यानी इंडो ग्रीक राजाओं का शासन बढ़ा, तो एक ऐसी कला का जन्म हुआ जिसे दुनिया आज गांधार कला यानी गांधार आर्ट के नाम से जानती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बुद्ध की प्राचीन मूर्तियों में उनके बाल यूनानी देवता अपोलो जैसे क्यों दिखते हैं, या उनके वस्त्रों की बनावट रोमन टोगा जैसी क्यों दिखती है? ये तक्षशिला की ही देन थी। यहाँ के कलाकारों ने यूनानी शिल्प कौशल यानी क्राफ्टमैनशिप का इस्तेमाल बुद्ध की शांति और करुणा को तराशने के लिए किया। ये दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का प्राचीनतम उदाहरण था। इस तालमेल का सबसे अद्भुत उदाहरण है तक्षशिला का एटलस, एटलस ऑफ तक्षशिला। यूनानी पौराणिक कथाओं में एटलस वो शक्तिशाली टाइटन है जिसने अपनी पीठ पर पूरे आसमान का बोझ उठा रखा है। लेकिन तक्षशिला में मिली एक मूर्ति में इसी एटलस को बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में दिखाया गया है। यहाँ वो आसमान नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म का भार संभालते हुए दिखाई देते हैं। ये इस बात का प्रतीक था कि बाहरी संस्कृतियां भारत आकर यहाँ के दर्शन में विलीन हो रही थीं। तक्षशिला ने कभी किसी को ठुकराया नहीं। यहाँ ग्रीक, हखमानी, मौर्य, शक और कुषाण सब आए। सबने मिलकर इस शहर को ज्ञान का एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बना दिया। लेकिन जैसे हर स्वर्ण युग का अंत होता है, तक्षशिला की किस्मत में भी काले बादल लिखे थे। क्या हुआ उस महान शहर का जिसे दुनिया का सिरमौर कहा जाता था? वक्त का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य एशिया से आए बर्बर हूणों के आक्रमण ने तक्षशिला की नींव हिला दी। जिस शहर ने सदियों तक ज्ञान की मशाल जलाए रखी थी, उसे राख के ढेर में बदल दिया गया। भव्य पुस्तकालय जला दिए गए और आचार्य तितर बितर हो गए। देखते ही देखते दुनिया का ये पहला विश्वविद्यालय सन्नाटे में डूब गया। आज तक्षशिला केवल पत्थर का ढेर और खंडहरों का एक समूह लग सकता है, लेकिन क्या वाकई ये खत्म हो गया? नहीं, ज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकता। तक्षशिला की इमारत के ढह जाने के बाद भी यहां से उपजा ज्ञान सारी दुनिया में फैलता रहा और आज भी फैल रहा है। वो ज्ञान जो चाणक्य ने यहां से दिया, वो आज भी हमारी कूटनीति में जीवित है। वो व्याकरण जो पाणिनि ने यहां रचा, वो आज भी हमारी भाषाओं का आधार है। तक्षशिला आज भी हमारे डीएनए और हमारी संस्कृति की गहराइयों में बसा है। तक्षशिला इस बात का प्रमाण है कि जब दुनिया अंधकार में थी, तब भारत किस प्रकार ज्ञान का प्रकाश फैला रहा था। ये हमारे पूर्वजों की उस दृष्टि का प्रतीक है जहां शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि मानवता का निर्माण करना था। ये विश्वविद्यालय हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और महान हैं। तक्षशिला के इस इतिहास में आपको सबसे ज्यादा किस बात ने प्रभावित किया? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये शोध आधारित यात्रा पसंद आई, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया हमारे इस खोए हुए गौरव को पहचान सके। सब्सक्राइब करें प्रकाश विज्ञान को। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।